रात का वक्त था। हयात डिनर कर चुकी थी और टीवी देखते हुए हॉल में बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान स्क्रीन पर कम और एंट्रेंस डोर पर ज्यादा था। वो कबीर का वेट कर रही थी। थोड़ी देर बाद मेन डोर खुला। कबीर अंदर आया और उसके साथ एक और शख्स था, एक पुलिस ऑफिसर। हयात थोड़ी कंफ्यूज हो गई। कबीर को देखते ही उसने तुरंत कहा, आप आ गए, मैं आपके लिए खाना निकल दूं? कबीर ने कामली मना कर दिया, मैं खाकर आया हूं। तभी रजत की नजर हयात पर पड़ी। वो थोड़ा आगे आया और पोलाइटली बोला, तो तुम हयात हो? हयात ने हल्का सा नॉड किया, जी। फिर उसने पूछा, आप कौन? रजत ने स्माइल के साथ अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैं रजत सिंह चौहान, कबीर का फ्रेंड और पुलिस ऑफिसर। कबीर ने साइड से रजत को देखा और थोड़ा सा इरिटेट होते हुए बोला, अब मैं घर आ गया हूं ना, तो तू अपने घर जा। और वो सीधा अंदर जाने लगा। तभी रजत ने उसको रोक कर कहा, अच्छा, लेकिन तुझे तो चोट लगी थी ना? कबीर एक सेकंड के लिए रुक गया। उसने रजत को एक वार्निंग लुक दिया, जैसे वो ये बात कवर करना चाहता हो। रजत ने थोड़ा संभलते हुए बात चेंज कर दी, लेकिन तब तक हयात कंफ्यूज हो चुकी थी। वो कबीर को देख रही थी और उसके दिमाग में एक नया सवाल उठ चुका था। लेकिन कबीर बिना कुछ एक्सप्लेन किए सीधा अपने रूम की तरफ चला गया और रजत भी थोड़ी देर बाद वहां से निकल गया। हयात वही खादी रह गई, सोच में डूबी हुई। रात को कबीर ने हयात को रूम से जाने के लिए कहा था, लेकिन हयात कहीं नहीं गई। वो चुपचाप रूम के एक कोने में रखे सोफा पा बैठ गई। कबीर पहले ही काफी ताक हुआ था। ऊपर से हाथ की चोट और बुखार ने उसकी हालत और खराब कर दी थी। कुछ ही देर में वो गहरी नींद में सो गया। रात के बीच हयात ने महसूस किया कि कबीर का माथा बहुत गर्म है। घबराकर उसने पहले गोपी काका को बुलाया। फिर उनसे कबीर के दोस्त का नंबर लिया और तुरंत कॉल किया। कबीर का दोस्त डॉक्टर को लेकर आया। डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, बस बुखार और वीकनेस है। डॉक्टर के जाने के बाद भी हयात की चिंता कम नहीं हुई। वो पूरी रात कबीर के पास बैठी रही। कभी उसके माथे पर ठंडी पट्टी रखती, कभी बुखार चेक करती। पता ही नहीं चला कब कुर्सी पर बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। सुबह जब कबीर की आंख खुली तो उसने खुद को बेड पर लेटा हुआ पाया। उसकी नजर सबसे पहले साइड टेबल के पास बैठी हयात पर पड़ी। हयात कुर्सी पर ही सो गई थी। उसका एक हाथ बेड के किनारे पर था और दूसरा कबीर के पास रखा हुआ था। कबीर ने माथे पर राखी ठंडी पट्टी को देखा। एक पाल में उसे समझ आ गया कि रात भर उसकी देखभाल किसने की थी। उसने धीरे से हयात के कंधे को हिलाया। हयात। हयात ने नींद में ही आंखें खोलने की कोशिश की। उसकी आंखें अभी पूरी तरह खुली भी नहीं थी कि उससे रात की बात याद आ गई। वो तुरंत सीधी बैठ गई और घबरा कर कबीर का माथा चेक करने लगी। आप ठीक है ना? बुखार कम हुआ? कबीर उसकी हरकत देखकर चीध गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कल रात तुम्हें अपने रूम में जाने को कहा था ना? हयात ने धीरे से जवाब दिया। आपको रात में बहुत तेज बुखार था। मुझे समझ नहीं आया क्या करूं, इसलिए मैंने गोपी काका से आपके दोस्त का नंबर लिया और उन्हें कॉल किया। डॉक्टर भी आए थे। कबीर की भावें सिकुड़ गई। हयात ने जल्दी से आगे कहा, आप बहुत गहरी नींद में थे। मैंने आपको उठाने की कोशिश की थी। एल। हयात ने धीरे से कहा, वो आपके दोस्त अभी भी यही है। रात से घर नहीं गए, गेस्ट रूम में है। कबीर ने बस हल्का सा सर हिला दिया। ठीक है। फिर वो बेड से उठने लगा। तुम अपने रूम में जाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूं। हयात ने तुरंत मना कर दिया, लेकिन आपको चोट लगी है। कबीर रुक गया। हयात ने बिल्कुल सीरियस होकर कहा, मैं आपकी हेल्प कर देती हूं। एक पाल के लिए रूम में खामोशी छा गई। कबीर ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में साफ वार्निंग थी। हयात का गाला सूख गया। अब जाकर उससे एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया है। वो थोड़ा घबरा गई। नहीं, मेरा मतलब। कबीर का चेहरा और सख्त हो गया। हयात ने जल्दी से अपनी बात संभाली। मेरा मतलब ड्रेसिंग से था। उसने कबीर के हाथ की तरफ इशारा किया। डॉक्टर ने कहा था ना ड्रेसिंग चेंज करनी पड़ेगी। कबीर कुछ पाल उससे देखता रहा। हयात को लगा अब फिर दांत पड़ेगी, लेकिन इस बार कबीर ने सिर्फ ठंडी आवाज में कहा, उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद कर सकता हूं। हयात ने धीरे से सर झुका लिया। ठीक है। ये कहकर वो तुरंत रूम से बाहर निकल गई। कबीर ने दरवाजे की तरफ देखा और गहरी सांस ली। पता नहीं क्यों, लेकिन उस लड़की की हर बात उसके लिए एक नई परेशानी बन जाती थी। और सबसे बड़ी बात, हयात को शायद खुद भी अंदाजा नहीं था कि वो क्या क्या बोल जाती है। हयात चुपचाप अपने रूम में चली गई।
लेकिन उसका मन बिल्कुल शांत नहीं था। जल्दी जल्दी फ्रेश होकर वो फिर से ड्रेसिंग बॉक्स लेकर कबीर के रूम की तरफ बढ़ गई। दरवाजा आधा खुला था। हयात बिना सोचे अंदर चली गई। जैसे ही उसने नजर उठाई वो वहीं रुक गई। कबीर अभी वॉशरूम से निकला था। उसके बाल गीले थे और माथे पर पानी की बूंदें चमक रही थी। उसने अभी तक शर्ट नहीं पहनी थी। कंधे पर बस एक टॉवेल पड़ा हुआ था। हयात का दिल एक पाल के लिए रुक सा गया। वो तुरंत नजरें झुका गई। के कबीर? कबीर ने उसकी तरफ देखा और भावे चड्डा दी। तुम फिर यहाँ? हयात ने जल्दी से ड्रेसिंग बॉक्स आगे कर दिया। मैं ड्रेसिंग करने आई हूं। कबीर ने ठंडी सांस छोड़ी। मैंने कहा था ना, मैं खुद कर लूंगा। हयात ने इस बार भी उसकी बात नहीं मानी। मैं कर दूंगी। प्रॉब्लम क्या है? कबीर ने उसे घूरा। लेकिन जब उसकी नजर ड्रेसिंग बॉक्स पा पड़ी तो उसने अपना गुस्सा दबा लिया। कबीर बेड के किनारे बैठ गया। हयात धीरे से उसके पास आई और ड्रेसिंग बॉक्स खोल दिया। जब उसने पुरानी पट्टी हटाई तो उसकी सांसें एक पाल के लिए रुक गई। जख्म उसकी सोच से ज्यादा गहरा था। उसके चेहरे की रंगत हल्की सी उड़ गई। ये इतनी बुरी तरह लग गई। वो धीरे से खुद से बोली। कबीर ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। हयात बहुत संभल कर जख्म साफ करने लगी। जब भी कॉटन जख्म को छूटा उसका दिल अजीब सी तकलीफ से भर जाता। पता नहीं क्यों, लेकिन कबीर के जख्म को देखकर उससे खुद दर्द महसूस हो रहा था। उसकी आंखें बार बार उस चोट पर जा रही थी। बहुत दर्द हो रहा है? उसने धीरे से पूछा। कबीर ने सीधा जवाब दिया। नहीं। लेकिन हयात को उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। इतनी गहरी चोट देखकर कोई कैसे कह सकता था कि दर्द नहीं हो रहा। वो और ज्यादा संभल कर ड्रेसिंग करने लगी, जैसे उसे डर हो कि कहीं उसकी वजह से कबीर को और तकलीफ ना हो। कबीर चुपचाप उससे देखता रहा। पहली बार उसने महसूस किया कि हयात सच में उसकी चिंता कर रही थी। ना कोई दिखावा था, ना कोई मतलब, बस एक सच्ची फिक्र। नीचे डाइनिंग हॉल में गोपी काका ब्रेकफास्ट लगा रहे थे। हयात भी उनकी हेल्प कर रही थी। तभी गेस्ट रूम से रजत बाहर आया। गुड मॉर्निंग, उसने मुस्कुरा कर कहा। हयात ने भी स्माइल करते हुए जवाब दिया। गुड मॉर्निंग। रजत ने तुरंत पूछा, कबीर कैसा है अब? बुखार कम हुआ? हाँ, अब ठीक है, हयात ने जवाब दिया। काफी बेहतर लग रहे थे। रजत ने राहत की सांस ली। कल रात तो हम सच में डर गए थे। इतने में सीढ़ियों से कबीर नीचे उतारता हुआ नजर आया। रजत तुरंत खड़ा हो गया। कैसा है तू अब? ठीक हूं, कबीर ने छोटा सा जवाब दिया। सब डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। गोपी काका ने सबके सामने ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया। आम तौर पर हयात कबीर से 2-3 कुर्सियां दूर बैठती थी, लेकिन आज पता नहीं क्यों वो सीधा कबीर के बगल वाली चेयर पर जाकर बैठ गई। सब लोग चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रहे थे। हयात भी अपने नाश्ताई में बिजी थी। तभी कबीर की नजर टेबल पर रखे हयात के फोन पर पड़ी। उसने बिना कुछ कहे सीधा फोन उठा लिया। हयात ने जैसे ही देखा कि कबीर उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है, उसने तुरंत अपनी प्लेट अपनी तरफ खींच ली। यूज लगा कबीर शायद उसका खाना लेने वाला है। ये देखकर रजत की हंसी निकल गई। कबीर ने भी एक पाल के लिए उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हारा नाश्ता नहीं ले रहा। हयात ने कंफ्यूज होकर फोन की तरफ देखा। ओह। कबीर ने फोन अनलॉक करने का इशारा किया। हयात जिस हाथ से खा रही थी उसी हाथ से फोन लेने लगी। कबीर ने तुरंत टोक दिया। पहले हाथ साफ करो। हयात ने मुंह बना लिया, लेकिन फिर नैपकिन से हाथ साफ करने लगी। फोन अनलॉक करने ही वाली थी कि अचानक उसके दिमाग में कुछ आया। उसने फोन अपनी तरफ खींच लिया। पहले मेरा नंबर अनब्लॉक कीजिए। कबीर ने उसकी तरफ देखा। हयात ने जिद से कहा, पहले अनब्लॉक। रजत चुपचाप दोनों का ड्रामा देख रहा था। जैसे ही कबीर ने हयात का नंबर अनब्लॉक किया, हयात ने तुरंत अपने फोन से उससे कॉल करके चेक किया। रिंग जाते ही उसके चेहरे पर खुशी आ गई। ठीक है। फिर उसने अपना फोन वापस लिया और कुछ सोचते ही सेटिंग्स में चली गई। कबीर और रजत दोनों उसकी तरफ देख रहे थे। कुछ सेकंड बाद हयात ने फिंगरप्रिंट सेटिंग्स खोल ली। फिर उसने बिना कुछ कहे फोन कबीर की तरफ बढ़ा दिया। अपनी उंगली रखिए। कबीर ने भावे चड्डा दी। क्यों? हयात ने बिल्कुल सीधे तरीके से जवाब दिया। आपका फिंगरप्रिंट ऐड करना है। क्या? कबीर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। हयात ने जैसे ये कोई बहुत नॉर्मल बात हो वैसे ही कहा, अगर कभी जरूरत पड़ी तो आप मेरा फोन अनलॉक कर सकते हैं। कबीर कुछ बोल पता उससे पहले ही हयात ने उसका हाथ पकड़कर फिंगरप्रिंट स्कैनर पार रख दिया। फिंगरप्रिंट सेव हो गया। हयात ने संतुष्टि से सर हिला दिया। बस
अब आप कभी भी मेरा फोन अनलॉक कर सकते हैं। रजत ने पानी पीते पीते अपनी हंसी रोकने की कोशिश की। कबीर कुछ पाल तक फोन को देखता रहा। उससे समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की इतनी आसानी से किसी को अपने फोन का एक्सेस कैसे दे सकती है। लेकिन हयात के चेहरे पर सिर्फ मासूमियत थी। उसके लिए ये ट्रस्ट की बात नहीं थी। उसके लिए ये बस एक सिंपल सोल्यूशन था। ब्रेकफास्ट खत्म होते ही कबीर अपनी चेयर से उठ गया। उसने अपनी वॉच पहनी और ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। रजत भी अपना बैग उठा चुका था। हयात ने कबीर की तरफ देखा। आज भी ऑफिस जा रहे हैं आप? कबीर ने सीधा उसकी आंखों में देखा। हाँ। हयात ने हल्की सी भावे सिकोड़ी। लेकिन आपकी तबीयत। उसकी बात पूरी होने से पहले ही कबीर ने उसे रोक दिया। तुम कुछ ज्यादा ही मनमानी नहीं कर रही हो? डाइनिंग हॉल में एकदम खामोशी छा गई। हयात चुप हो गई। कबीर ने सख्त आवाज में आगे कहा, कल से देख रहा हूं, जिस बात के लिए मना करता हूं तुम वही करती हो। उसकी नजर सीधी हयात पर टिकी हुई थी। अपनी लिमिट में रहो हयात। ये सुनकर हयात का चेहरा हल्का सा उतर गया। कबीर की बात उसे अच्छी नहीं लगी। उसने सिर्फ उसकी फिक्र में ये सब किया था। कुछ पाल के लिए वो छुप रही। फिर उसने धीरे से अपना फोन उठाया। फोन की स्क्रीन कबीर की तरफ करते हुए बोली, ठीक है। कबीर ने भावे चड्डा दी। हयात ने बिल्कुल शांत लहजे में कहा, अगर आप ऑफिस गए तो मैं आज रात मॉम को बता दूंगी कि आप चोट और बुखार के बाद भी रेस्ट नहीं कर रहे। कबीर का चेहरा और सख्त हो गया। हयात ने कंधे उचका दिए। बाकी आपकी मर्जी। इतना कहकर वो अपनी चेयर से उठी और सीधा किचन की तरफ चली गई। कबीर वही खड़ा रह गया। उसके चेहरे पर साफ गुस्सा नजर आ रहा था। रजत ने मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। क्या हुआ? कबीर ने ठंडी नजर उसकी तरफ डाली। कुछ नहीं। रजत ने सर हिला दिया। नहीं, कुछ तो हुआ है। कबीर ने जवाब नहीं दिया। लेकिन अंदर ही अंदर उसे गुस्सा इस बात का ज्यादा था कि हयात ने उससे धमकी दी थी। और उससे भी ज्यादा गुस्सा इस बात का था कि वो जानता था, अगर हयात ने मॉम को कॉल कर दिया तो उसकी बिल्कुल नहीं चलने वाली। रजत कुछ देर बाद अपने काम के लिए निकल गया। उसके जाते ही कबीर सीधा अपने रूम में चला गया। सच तो ये था कि उसकी तबीयत अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। लेकिन उससे इस बात की ज्यादा चिंता थी कि कहीं मॉम और डैड को उसकी चोट और बुखार के बारे में पता ना चल जाए। और सबसे ज्यादा उसे हयात की सुबह वाली धमकी बुरी लगी थी। उससे बिल्कुल पसंद नहीं आया था कि हयात ने मॉम का नाम लेकर उसे रोकने की कोशिश की। कबीर ने लैपटॉप खोला और काम में लग गया। लेकिन उसके दिमाग के किसी कोने में वो बात अब भी घूम रही थी। दूसरी तरफ हयात भी अपने रूम में थी। कबीर ने मना किया था, इसलिए वो सीधा उसके रूम में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। फिर भी उसकी चिंता कम नहीं हो रही थी। हर 5-10 मिनट में वो गोपी काका को भेज देती। गोपी काका, जरा देख कर आइए ना, उन्होंने दवा ली या नहीं। कुछ देर बाद, गोपी काका, देखिए बुखार तो नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद, गोपी काका, उन्होंने लंच किया क्या? बेचारे गोपी काका पूरा दिन सीढ़ियां चढ़ते उतरते रहे। आखिर दोपहर तक कबीर का सब्र जवाब दे गया। जैसे ही गोपी काका एक और बार रूम में आए, कबीर ने लैपटॉप से नजर उठाई। अब क्या हुआ? गोपी काका झिझक गए। वो हयात बिटिया पूछ रही थी। कबीर ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। अगले ही पाल उसकी सख्त आवाज गूंज उठी। गोपी काका, मैं ठीक हूं। हर 10 मिनट में रिपोर्ट डीन की जरूरत नहीं है। गोपी काका तुरंत चुप हो गए। ठीक है बाबा। उसके बाद गोपी काका भी रूम में जाने से बचने लगे। लेकिन हयात कहाँ मानने वाली थी। आज वो कॉलेज भी नहीं गई थी। पूरा दिन घर पर ही थी। कबीर की दान सुनने के बाद भी 2-3 बार हिम्मत करके उसके रूम तक पहुंच गई। पहली बार दवा डीन के बहाने, दूसरी बार जूस लेकर, और तीसरी बार ये देखने के लिए कि उसने लंच किया या नहीं। हर बार कबीर उसे देखकर चीत जाता और हर बार हयात बिना डर अपना काम करके वापस आ जाती। शाम तक कबीर को समझ आ गया था कि इस लड़की को दांतना बिल्कुल बेकार। वो सुन लेती है लेकिन मानती कभी नहीं। रात को डिनर का वक्त हुआ। कबीर का बिल्कुल मन नहीं था नीचे जाने का। वो सोच रहा था कि खाना अपने रूम में ही मंगवा ले। लेकिन अगले ही पाल उससे हयात का ख्याल आ गया। यूज अच्छी तरह पता था कि अगर खाना रूम में गया तो हयात खुद कोई ना कोई बहाना बनाकर उसके रूम तक पहुंच जाएगी। ये सोचकर उसने नीचे जाकर हाई डिनर करने का फैसला किया। डाइनिंग टेबल पर हयात और गोपी काका पहले से मौजूद थे। कबीर चुपचाप आकर बैठ गया। पूरे डिनर के दौरान उसने ज्यादा बात नहीं की। हयात भी आज हैरानी की बात थी कि काफी शांत थी। डिनर खत्म होते ही कबीर अपनी चेयर से उठ गया।
वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ने ही वाला था कि पीछे से हयात की आवाज आई। 1 मिनट। कबीर रुक गया। हयात जल्दी से किचन की तरफ भागी। कुछ सेकंड बाद वो एक ग्लास लेकर वापस आई। ग्लास में हल्दी वाला दूध था। उसने बिना कुछ कहे ग्लास कबीर की तरफ बढ़ा दिया। कबीर ने ग्लास को देखा, फिर हयात को। हयात ने धीरे से कहा, पानी लीजिए। डॉक्टर ने भी रेस्ट और केयर करने को कहा था। कबीर ने कुछ पाल उसकी तरफ देखा, फिर बिना बहस किए ग्लास ले लिया। हयात के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कबीर ने वही खड़े खड़े दूध खत्म किया और ग्लास वापस उसकी तरफ बढ़ा दिया। थैंक यू, हयात के मुंह से धीरे से निकला। कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया, लेकिन 2-3 कदम चलने के बाद रुक गया। फिर पलटकर उसने सीधा हयात की तरफ देखा। उसकी आवाज पहले की तरह सख्त थी। एक बात ध्यान से सुनो। हयात की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। क्या? कबीर ने ठंडी नजर से उसे देखा। आज के बाद मेयर रूम की तरफ मत आना। डाइनिंग हॉल में एकदम खामोशी छा गई। कबीर ने बिना नजर हटाए आगे कहा, वरना इस बार मैं सिर्फ मना नहीं करूंगा। हयात का दिल हल्का सा बैठ गया। कबीर ने और कुछ नहीं कहा। वो पैलथा और सीधा ऊपर चला गया। हयात वही खादी रह गई। उसके हाथ में अभी भी खा। अगली सुबह कबीर हमेशा की तरह जल्दी उठ गया। उसने अपना रूटीन पूरा किया और ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ गया। कुछ ही देर बाद हयात भी जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतारती हुई आई। उसके हाथ में ड्रेसिंग बॉक्स था। कबीर को देखते ही उसने बॉक्स थोड़ा सा ऊपर उठाया। मैं सिर्फ ड्रेसिंग के लिए आई हूं और कुछ भी नहीं। कबीर ने उसकी तरफ देखा। मैंने ऑलरेडी ड्रेसिंग कर ली। हयात एक पाल के लिए रुक गई। सच? कबीर ने भावे चड्डा दी। तुम्हें लगता है मुझे तुमसे झूठ बोलने की जरूरत है? हयात तुरंत चुप हो गई। उसने धीरे से ड्रेसिंग बॉक्स साइड पर रख दिया और डाइनिंग टेबल की तरफ चली गई। उसके बाद दोनों ने लगभग पूरा ब्रेकफास्ट खामोशी में किया। ना हयात ने कुछ कहा, ना कबीर ने। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद हयात ने अपना बैग उठाया। वो जाने से पहले एक बार कबीर की तरफ देखने लगी। पता नहीं क्यों, उससे लगा था कि शायद आज कबीर उससे कुछ कहेगा, कम से कम एक सिंपल सा बाय हाय बोल देगा। लेकिन कबीर अपनी कॉफी पर ध्यान दिए बैठा रहा। उसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। हयात ने नजर झुका ली, फिर बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गई। आज इंपीरियल लॉ इंस्टीट्यूट में क्लासेस नॉर्मल चल रही थी। हयात और अनन्या ने साथ में लेक्चर्स अटेंड किए। लंच ब्रेक के दौरान हयात को अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ रेफरेंस बुक्स चाहिए थी। मेन लाइब्रेरी जा रही हूँ, हयात ने कहा। अनन्या ने मुस्कुराते हुए हाथ हिला दिया। तुम जाओ, मेन कैंटीन में वेट करती हूँ। हयात अकेली लाइब्रेरी की तरफ चली गई। लाइब्रेरी में हमेशा की तरह शांति थी। वो एक के बाद एक शेल्फ से बुक्स निकलकर देख रही थी, ताकि अपने प्रोजेक्ट के लिए सही मटेरियल मिल सके। तभी उसकी नजर लाइब्रेरी के एक कोने पर पड़ी। वहां एक लड़का और एक लड़की साथ बैठे युदा। पहले तो हयात ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले ही पाल उसकी नजर उस लड़के के चेहरे पर पड़ी और वो एकदम रुक गई। ये तो वो कारण था, अनन्या का बॉयफ्रेंड। हयात का चेहरा गंभीर हो गया। कारण उस लड़की के बहुत करीब बैठा हुआ था। दोनों धीरे धीरे बात कर रहे थे और कारण ने उस लड़की का हाथ पकड़ा हुआ था। ये किसी भी एंगल से नॉर्मल दोस्ती नहीं लग रही थी। हयात को तुरंत समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत है। उसने एक पाल के लिए सोचा कि अनन्या को ये सब कैसे बताए। तभी पीछे से एक आवाज आई, हयात। हयात झटके से पलटी। अनन्या उसके पीछे खड़ी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। अनन्या को अभी तक कुछ पता नहीं था। हयात का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत कारण की तरफ देखा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अनन्या की नजर भी उसी डायरेक्शन में चली गई। अनन्या की नजर जैसे ही लाइब्रेरी के कोने पर पड़ी, उसके पैर वही जम गए। कारण उस लड़की के साथ बैठा नहीं था, वो उससे किस कर रहा था। अनन्या को लगा जैसे उसके कानून में अचानक शोर भर गया हो। उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कारण, उसकी आवाज कांप गई। कारण तुरंत पीछे हटा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अनन्या, मेरी बात सुनो। अनन्या की आंखों से आंसू निकल पड़े। तुमने ऐसा क्यों किया? कारण कुछ पाल छुप रहा। फिर उसने खुद को संभालने की कोशिश की। तुम समझ नहीं रही हो। समझू? अनन्या हंस पड़ी, लेकिन उस हंसी में दर्द था। क्या समझू? कारण ने झुंझला कर कहा। हर बात में मेरी गलती नहीं है। मैं इतने टाइम से रिलेशनशिप में हूं, लेकिन तुम हमेशा मुझे इग्नोर करती हो। अनन्या उसकी तरफ देखते रह गई।
कारण रुकने के बजाय और बोलता गया, बॉयज की भी कुछ नीड्स होती है, तुम कभी मेरी साइड समझने की कोशिश ही नहीं करती। हयात का चेहरा गुस्से से सख्त हो गया। यूज यकीन नहीं हो रहा था कि पकड़े जाने के बाद भी कारण अपनी गलती मानने के बजाय अनन्या को हाई ब्लेम कर रहा था। अनन्या की आंखों में दर्द और निराशा साफ नजर आ रही थी। उसने धीरे से सर हिलाया। आज समझ आ गया, प्रॉब्लम मेरी नहीं थी, कारण तुम्हारी सोच थी। इतना कहकर अनन्या पलट गई और इस बार कारण के पास अपने बचाव में कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। स्टे ट्यून्ड टू बी कंटिन्यूड। लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।